नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। धनखड़ साहब ने जिस तरह की खतरनाक साजिश रची थी, उसे नाकाम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी किस तरह की घेराबंदी करनी पड़ी, ये सारी जानकारी भी अब धीरे धीरे विस्तार से आ रही है, विस्तार से सामने आ रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सोमवार को, जिस दिन धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा, उस दिन 30 मिनट के अंदर धनखड़ साहब की साजिश को मोदी सरकार ने नाकाम कर दिया। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एनडीए के कितने सांसदों ने धनखड़ साहब के खिलाफ घेराबंदी की, एनडीए के कितने सांसदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद धनखड़ साहब की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई और उनके पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। आज मैं आपको ये सब विस्तार से बताऊंगा। अब देखिए, धनखड़ साहब किन बातों को लेकर सरकार से नाराज चल रहे थे, ये तो अब सबको मालूम चल ही गया है। मैंने भी आपको पहले के कई वीडियो में ये सब विस्तार से बताया। अगर संक्षेप में उसे समाप्त करना हो तो यही कहा जा सकता है कि उनका अहंकार ही उनकी नाराजगी की मुख्य वजह बनी और यही अहंकार उनको ले डूबा। अब देखिए, प्रोटोकॉल को लेकर के उनका ऑब्सेशन, ये कहना कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में मैं प्रधानमंत्री से ऊपर हूँ, राष्ट्रपति के बाद हूँ, तो मुझे वैसा ही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष प्रोटोकॉल की मांग, एक बार उनकी ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी विदेश दौरे पे गई, वहाँ भी उन्होंने इस बात को लेकर के, उस दौरे को लेकर के उन्होंने ये हंगामा मचाया कि जब उनकी पत्नी वहाँ गई तो कोई डिप्लोमेट, कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं गया, उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिली। अब सोचिए सब कितनी हल्की बातें हैं। मैंने आपको पहले बताया था कैसे वो जब ईरान गए थे एक श्रद्धांजलि सभा में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई होटल मेरे रुतबे के मुताबिक नहीं है, मेरे स्ट्रेचर के मुताबिक नहीं है। डिप्लोमेट्स ने समझाया कि सर ये तो ईरान की सरकार जो है उन्होंने ये व्यवस्था की है, लेकिन वो बिल्कुल वहाँ उखड़ गए, बिल्कुल एकदम। उन्होंने डिप्लोमेट्स की क्लास लगा दी। उसके अलावा वो विदेश दौरे पे जाने की उस तरह से जिद करने लगे। उनका ये कहना था कि जिस तरह से हामिद अंसारी बार बार विदेश जाते थे, वैसे हमें भी जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उनके ऑफिस ने तो बाकायदा सरकार को चिट्ठी लिखी कि उनको विदेश जाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। अच्छा, फिर उन्होंने ऐसी नियुक्तियाँ करने की जिद ठान ली जिनका उनको अधिकार नहीं था, जो एसीसी के तहत आती थी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। वो नियुक्तियाँ वो खुद करना चाहते थे। और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वो संसद टीवी के सेक्रेटरी और चीफ को नियुक्त करने की जिद करने लगे। अब सोचिए, तब सरकार बिल्कुल परेशान हो गई कि एक तो प्रधानमंत्री देश में नहीं है और ऊपर से ये इस तरह का टेंट्रम कर रहे हैं। और आप समझिए कि ये प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने ये जो टेंट्रम किया, उससे प्रधानमंत्री खासे नाराज हो गए और प्रधानमंत्री ने शायद उसी वक्त मन बना लिया कि अब ये हर लक्ष्मण रेखा को पार करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं पीसी मोदी, जब उनको एक्सटेंशन देने की बात आई तो वो जिद पे अड़ गए कि कोई दूसरा ऑफिसर होना चाहिए। सरकार ने कहा कि ये आपका अधिकार नहीं है, इसको लेकर के आप जिद नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने सरकार के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए। और जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने जो जिद की संसद टीवी के चीफ की नियुक्ति को लेकर, उसने तो प्रधानमंत्री का विश्वास ही तोड़ दिया और उनका जाना उसी वक्त तय हो गया था। और जब रिश्ते खराब हुए, उसके बाद वो सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे, उस विपक्ष के साथ मिलकर जो विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। राज्यसभा में पहली बार सभापति के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आया था, यह भी धनखड़ साहब ने रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, उसके बाद वो इतने हिल गए कि रिश्ते सुधारने के लिए वो विपक्ष का एक मोहरा बन गए, तैयार हो गए वो विपक्ष का मोहरा बनने के लिए। विपक्षी नेताओं के साथ वो मंत्रणा करने लगे। मुलाकात तक तो बात ठीक थी, लेकिन सरकार की आलोचना करने लगे। इतना ही नहीं, विपक्ष को इस बात के लिए उकसाने लगे कि वो एनडीए के घटक दलों से बात करके उन्हें सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए कहें और उसमें वो उनकी मदद करेंगे। और ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार तक पहुंचती रहीं। अब जैसा आपको मालूम है, ब्रेकिंग पॉइंट बना जस्टिस यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट मोशन। अब सरकार चाहती थी कि इस पे एक कंसेंसस बने। लोकसभा में सरकार ने कंसेंसस बनाया, 145 एमपीज ने साइन किया, जिस पे पक्ष विपक्ष
दोनों तरफ के लोग थे, राहुल गांधी ने भी उस पर साइन किया। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि राज्यसभा में वो सारा क्रेडिट ले ले और सत्ता पक्ष को कोई क्रेडिट ना मिले, इसलिए विपक्ष ने एक अपना अलग ही मोशन पेश कर दिया और सरकार को बिना बताए धनखड़ साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तरह से समझिए कि राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो मोशन आया उसमें धनखड़ साहब विपक्ष का मोहरा बनने को तैयार हो गए। और सरकार ने जब ये देखा कि भाई ये तो अब खुलेआम सरकार के प्रति एक तरह से कहें तो डिफायंस का भाव आ गया है, तो सरकार को बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सत्ता पक्ष को और विपक्ष का मोहरा बन चुके हैं, तो सरकार ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि सोमवार को क्या हुआ, जिस दिन धनखड़ साहब को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। असल में उस दिन हुआ क्या और किस तरह से चीजें आखिरी 30 मिनट में बदली, ये 30 मिनट में खेल कैसे बदला, ये मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। अब 21 जुलाई की सुबह में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हुई राज्यसभा की, उसमें धनखड़ साहब ने एक बड़ी ही अजीबोगरीब हरकत की। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो बहस होनी है राज्यसभा में, सत्ता पक्ष से कहा कि आप ये पता करके आइए, आप हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डिस्कशन में कब भाग लेंगे, कब बोलेंगे। आप समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, इसकी जानकारी धनखड़ साहब मांग रहे थे। और सत्ता पक्ष के जो लोग थे, सत्ता पक्ष के जो मंत्री थे वहाँ पे, उनको यह बात बड़ी नागवार गुजरी। भाई उनका साफ कहना था कि सत्ता पक्ष की तरफ से कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, ये आप टर्म डिक्टेट नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, लेकिन धनखड़ साहब सुनने को तैयार नहीं थे। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मंत्रियों को कहा कि आप जाइए और प्रधानमंत्री से पूछ कर आइए। एक तरह से ये ऑर्डर था कि आप जाइए और प्रधानमंत्री से पूछ कर आइए कि आप कब बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर विषय पर जो डिस्कशन होगा उसमें आप कब बोलेंगे। अब समझिए, सरकार को साफ साफ दिख रहा था कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये बिल्कुल डिफायंस पे उतर आए हैं, ये बिल्कुल चुनौती देने के अंदाज में सामने आ रहे हैं और सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को आप मजबूर नहीं कर सकते भाई, आप कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप कब बोलेंगे। आप हमें बताइए कि किस वक्त आप बोलेंगे, लेकिन ये जिद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, वो जो सुबह की जो बीएससी की मीटिंग थी उसको उन्होंने कहा कि चलो हम शाम में एक दूसरी मीटिंग करेंगे, तब तक आप प्रधानमंत्री से पूछ करके आइए। उसके बाद जानकारी आ रही है कि धनखड़ साहब लंच के लिए अपने घर गए, खाना खाने के लिए अपने घर गए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए उस वक्त उनके पास एक सीनियर मिनिस्टर का कॉल आता है, नरेंद्र मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का कॉल आता है, एक बार नहीं 2 बार, इसी विषय पर बात करने के लिए। लेकिन धनखड़ साहब का एटीट्यूड आप देखिए, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उस सीनियर मिनिस्टर से इस मुद्दे पर बात करने से धनखड़ साहब ने मना कर दिया और ये बिल्कुल टिपिंग पॉइंट बन गया, ये ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। धनखड़ साहब को ऐसा लग रहा था कि इस मिनिस्टर को तो मैं ऐसे ही कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये बातें नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचेंगी। भाई सरकार के मुखिया वो हैं, आप ऐसे किसी वरिष्ठ मंत्री से बात करने से आप कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो जानकारियां आ रही हैं बड़ी चौंकाने वाली हैं और ये बताती हैं कि किस तरह का माइंडसेट हो गया था धनखड़ साहब का। वो बिल्कुल एकदम विद्रोह करने की मुद्रा में आ गए थे और डिफायंस बिल्कुल उनके चेहरे पे जैसे साफ साफ लिखा हुआ था। आप सोचिए, कोई वरिष्ठ मंत्री आपसे बात करना चाहता है, एक बार नहीं 2 बार आपको फोन कर रहा है और आप बात करने को तैयार नहीं है। ये तो बच्चों वाली जिद है और उपराष्ट्रपति ऐसी ही हरकत कर रहे थे। अब देखिए क्या होता है, 4 बजे वो जाते हैं राज्यसभा में और अपोजिशन का जो प्रपोजल होता है जस्टिस वर्मा को लेकर के, उसको एक तरफा स्वीकार कर लेते हैं बिना सरकार को कुछ बताए हुए। सरकार अचंभे में पड़ जाती है, सरकार को लगता है अरे बिना हमसे बात किए हुए ये कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जिस तरह से लोकसभा में एक कंसेंसस बना है, एक राय बना है, उसी तरह से राज्यसभा में ही बने और एक ज्वाइंट मोशन राज्यसभा में लाया जाए। लेकिन कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे आरोप हैं उनके ऊपर, और उनको ऐसा लग रहा था कि हम तो ऑलरेडी दबाव में हैं और अगर सरकार इसमें लीड ले लेती है तो फिर हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस को ऐसा लगा कि इस क्रेडिट को छीनना चाहिए और इसीलिए बिना सरकार को बताए इन लोगों ने अपने सदस्यों से उस पर सिग्नेचर करवा करके, विपक्षी सदस्यों से सिग्नेचर करवा करके उन्होंने धनखड़ साहब को दिया और धनखड़ साहब ने बिना सोचे समझे, बिना सरकार के साथ डिस्कस किए हुए इस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये 4 बजे की बात हुई, 4:30 पर 4:30 बजे
बीएससी की मीटिंग होती है, वहाँ पे सरकार के कोई रिप्रेजेंटेटिव सीनियर मिनिस्टर्स नहीं आते हैं। अब नड्डा साहब का ये कहना है कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हम लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ पे कोई गया नहीं। देखिए, तब तक सरकार को ये आभास हो गया था कि चीज़ें शायद अब हाथ से निकल रही हैं और ये धनखड़ साहब बिल्कुल खुलेआम डिफेंस पे उतर आए हैं। तो सरकार ने भी काउंटर स्ट्रेटजी बनाई। मैंने आपको बताया, नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही मन बना लिया था कि अब इनको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उसी वक्त सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा डिसीजन ले लेती है, बहुत बड़ा डिसीजन ले लेती है। वो डिसाइड करती है कि नहीं, इनको अब छोड़ना नहीं है, इनको अब रास्ते से हटाना है। तो राजनाथ सिंह के ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई जाती है और एनडीए के जो एमपीज हैं उनसे एक प्रपोजल पर साइन करवाया जाता है धनखड़ साहब को हटाने के लिए, उनके रिमूवल के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, खबर ये आ रही है कि कम से कम 134 सांसदों ने उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किए। एनडीए के 134 सांसदों ने उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किए जो धनखड़ साहब को हटाने के लिए थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, जितने भी एनडीए के लोग वहाँ पे आए जिन्होंने हस्ताक्षर किया, 10-10 के ग्रुप में जो सीनियर मिनिस्टर्स थे उन्होंने उनको ब्रीफ भी किया और ये भी छूट दी कि अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप अपना नाम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन किसी ने विड्रॉ किया नहीं। तो आप समझिए कि सरकार ने बिल्कुल मन बना लिया कि अब इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये पहली बार मैं आपको ये संख्या बता रहा हूँ कि 134 एमपीज ने इस प्रस्ताव पे सिग्नेचर किया, इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी सहमति दी। अच्छा, समझना ये जरूरी है कि सरकार ये चाहती थी कि इस चीज़ का निपटारा उसी दिन हो जाए, उसी दिन ये निपटारा हो जाए, अगले दिन तक हमें इंतजार नहीं करना है। क्योंकि धनखड़ साहब इस बीच में क्या करेंगे किसी को कुछ मालूम नहीं था और सरकार एक पल के लिए भी अब इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। तो होता क्या है कि ये जो प्रपोजल था धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का, जो प्रपोजल था, ये एक एनवेलप में इसको बंद किया जाता है, पैक किया जाता है और अर्जुन राम मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर हैं, इस सील्ड एनवेलप को लेकर के वो चेयरमैन के चैम्बर में जाते हैं और वहाँ पे राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये सबमिट कर देते हैं। मतलब सरकार की तरफ से एक तरह से उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव 4:50 पे सेक्रेटेरिएट में, चेयरमैन के चैम्बर में, राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट में ये जमा कर दिया जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर ये 10 मिनट की भी देर हो जाती, अगर 5 बज जाता तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता था। तो सरकार इतनी जल्दी में थी कि 5 बजने से पहले 4:50 पर 134 सांसदों के हस्ताक्षर वाला ये अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट में जाकर के जमा कर दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा, 5 बजने से पहले, चूंकि 5 बजे राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट का कार्यकाल समझिए खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता था, चीज़ें अगले दिन के लिए मूव हो जाती। लेकिन सरकार उसी दिन हर चीज़ खत्म करना चाहती थी, इसलिए दिन खत्म होने से पहले जो ऑफिशियल आवर्स होते हैं उसके खत्म होने से 10 मिनट पहले राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट में ये प्रपोजल जो है वो सबमिट कर दिया जाता है 134 एनडीए सांसदों के हस्ताक्षर वाला। और समझिए, जब ये प्रस्ताव वहाँ पे सबमिट हो गया तो एक तरह से उपराष्ट्रपति की जर्नी वहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि सरकार ने मन बना लिया है और एक तरह से क्लियर मैसेज था उनको कि अब आपको इस्तीफा देना ही देना है। और इसके आगे की कहानी आपको मालूम है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे और आनंद फानन में वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह का षड्यंत्र धनखड़ साहब ने रचा था और जो हरकत उन्होंने सोमवार को की, और सरकार को तो पहले ही मालूम था, और जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त ही मन बना लिया था जब उन्होंने संसद टीवी के चीफ के रूप में अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की, वो भी तब जब प्रधानमंत्री इस देश से बाहर थे। तो ये बिल्कुल फॉर्मेलिटी थी जो रह गई थी सोमवार को, और सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और धनखड़ साहब की जर्नी बतौर उपराष्ट्रपति खत्म हो गई। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने धनखड़ साहब की इनिंग्स को समाप्त कर दिया और राज्यसभा में ये जो तनातनी चल रही थी, या यूं कहें कि सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में ये जो तनातनी चल रही थी, उसका भी अंत हो गया। ये बात धनखड़ साहब को समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी से पंगा लेना इतना आसान नहीं है, और उन्होंने पंगा लिया तो उसका उन्हें खामियाजा भी चुकाना पड़ गया। और ये समझिए कि जितनी जल्दी वो आसमान में गए थे उतनी ही जल्दी वो नीचे आ गए, क्योंकि वो भूल गए कि जो आपको कुर्सी दे सकता है वो आपसे कुर्सी छीन भी सकता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर ज़्यादा अपडेट आपको करते रहेंगे।
आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।